हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। वैसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करेंगी किस पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के ऊपर, उसको हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। These are those properties which depends upon the mole fraction of the solute. It means that colligative properties depends upon the quantity of the solute but not the quality of the solute. ये quantity पर depend करेंगी लेकिन quality पर depend नहीं करेंगी। Here we see that nature of solute does not affect because these depends on the quantity of the solute. इसमें nature of the solute quality affect नहीं करेगी। However, nature of solvent may affect the colligative properties. nature of the solvent affect कर सकता है। इसमें हम colligative properties में आ जाएगा आपका elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चूंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर गए थे, अब हम पढ़ेंगे ये जो प्रॉपर्टी है दूसरी, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। कैसे बढ़ेगा देखते हैं। इसको आज हम डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तभी हम इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, it is defined as the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to its atmospheric pressure. That is, अगर हम मतलब हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? यह होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे? अगर हम देखेंगे, हम ये एक सॉल्वेंट ले जाते हैं प्योर लिक्विड एक कंटेनर में। जब ये कंटेनर में हमने एक सॉल्वेंट ले लिया, ये इसको हम बोलेंगे प्योर लिक्विड। क्या है ये? प्योर लिक्विड लिया। अब इसमें क्या कर दिया हमने? हमने डाल दिया ऊपर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया इसमें। अब क्या होगा? इसमें कुछ सोल्यूट पार्टिकल, अब ये सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन बन गया तो इसमें सोल्यूट पार्टिकल जो होंगे वो सरफेस पर भी मौजूद होंगे। अब इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब हमें और हीट करना पड़ेगा इसको, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। इसको हमने बर्नर लगा दिया, तो इसको हमने हीट किया ताकि इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाए। तो वो एक्चुअल में प्योर लिक्विड जो था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कम था। फिर हमने जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वेपर प्रेशर कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। उसी को बोलेंगे हम। एक्चुअल में होता क्या है? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज करने से क्या होता है? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर होगा। इंक्रीज इन वेपर प्रेशर,
when non-volatile solute is added into the solvent, its vapor pressure decreases and boiling point increases. तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. एट 1 atmosphere, अगर हम देखेंगे प्रेशर एट 1 atmosphere प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added into the solvents, its boiling point increases and hence vapor pressure decreases. Thus, the boiling point of the solution is always higher than that of the pure solvent. Solution का क्या होगा, solution का boiling point जो होगा वो ज़्यादा होगा pure solvent से. Pure solvent. This means that the solution will have to be heated to a higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to its atmospheric pressure. इसलिए सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, हमें और हीट करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाए, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. तो उस जो वो हमें इंक्रीज किया टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब हम इसको थोड़ा ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम लेते हैं ये वाई एक्सिस और ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, इस पर ले जाएंगे हम वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर हो गया, और इस साइड ले जाते हैं हम टेम्परेचर. क्या ले जाते हैं, टेम्परेचर. अब होगा क्या, मान लेते हैं कि ये जो है ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये कितना है हमारा, 1 atmosphere प्रेशर है यहाँ पर, 1 atmosphere प्रेशर ये है. अब होगा क्या, अगर हम देखते हैं कि ये सॉल्वेंट जो प्योर है, मान लेते हैं इस जगह पर ये है इसका वेपर प्रेशर, और ये कोई ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इस साइड है, टेम्परेचर इस साइड से, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. तो ये 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. और मान लेते हैं सोल्यूशन का यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमें इस जगह पर. अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है किसके, यहाँ पर ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सॉल्वेंट का, किसका है, हम देख लेते हैं इधर सॉल्वेंट, और ये जो है यहाँ पर ये आ जाएगा सोल्यूशन का. अगर हम यहाँ से इसको मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का टेम्परेचर था बॉइलिंग पॉइंट T1, या मान लिया हमने ये T1 है, और इसको हम नीचे ड्रा करते हैं तो मान लिया हमने ये क्या है T2. अब डिफरेंस कितना आया, ये जो है ये डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है इसको हम देखेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसको हम रखते हैं डेल्टा टी. मान लेते हैं ये कि वेपर ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 से शुरू हुआ, ये इधर लिखते हैं 25 50 75. तो इस साइड से है वेपर प्रेशर जो है इस वाई एक्सिस पर. तो जिस तरह से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये हो गया इसका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर यहाँ पर पहुँचेगा. ये होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. तो हम इधर लिखते हैं क्या, मान लिया हमने इफ T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, and T2 is the boiling point of solution. उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
T1 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यही आ जाएगा। और ये जो डेल्टा T है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो यहाँ पर हमें एक कंसंट्रेशन टर्म देनी पड़ेगी। कैसे? डेल्टा TB जो है वो मतलब प्रोपोर्शनल होगा सोल्यूट के। अब सोल्यूट की ये जो ब्रैकेट है ये जाहिर करती है कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन टर्म को। ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलेंगे? ये किसको जाहिर करती है? कंसंट्रेशन को। अब कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट के लिए हमें इधर कोई ना कोई कंसंट्रेशन टर्म लेनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन के लेने के लिए हम यहाँ पर कौन सी टर्म लेते हैं? यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, या तो मोल फ्रैक्शन या मोलेलिटी। और यहाँ पर हम जो टर्म लेते हैं वो लेते हैं हम मोलेलिटी। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है? मोलेलिटी। तो जब हम कंसंट्रेशन यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट लगेगा उसको हम बोलेंगे KBM। और KB क्या है? KB जो है ये कांस्टेंट है, वेयर हमें लिख देंगे वेयर KB इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हम एक और नाम देते हैं इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम मान लेते हैं इफ, अगर हम M ले जाएंगे 1 के बराबर, M क्या ले जाएंगे? मोलेलिटी जो है वो 1 के बराबर होगी। अगर हम मोलेलिटी को लेते हैं 1 के बराबर तो डेल्टा TB इज इक्वल टू आ जाएगा KB। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट? जब हम मोलेलिटी 1 लेंगे, मोलेलिटी वो यूनिटी लेंगे, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हो गया ये? KB इट मे बी डिफाइंड एज द elevation in boiling point when molality of the solution is taken as unity। unity का मतलब हो गया 1 mole of the solute dissolved in 1000 ग्राम of the solvent। यही होती है मोलेलिटी। मतलब वह एक मोल जो इसमें क्या होगा? मोलेलिटी इसमें 1 मोल लेना है। 1 मोल अगर हम डिजॉल्व करेंगे 1000 ग्राम में तो उसको हम तब जो मोलेलिटी होगी वो हमारी 1 होगी। तो 1 मोलेलिटी होगी, उस वक्त जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे KB के बराबर। तो इट्स यूनिट आर डिग्री पर मोलेलिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केल्विन पर मोल, या फिर हम लिख सकते हैं सेंटीग्रेड पर मोल, क्योंकि ये डिग्री पर मोल है। तो ठीक है, ये हो गया KB। अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट कैसे करेंगे? हमें पता है डेल्टा TB किसके बराबर है? KB इंटू M। और मोलेलिटी किसके बराबर होती है? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, मोलेलिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। KB नंबर ऑफ मोल्स हो गया NB डिवाइडेड बाई WA, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। और ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू KB। अगर हम इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट किसके बराबर हो जाएंगे? WB डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। ये हो गया डेल्टा TB।
अब यहाँ से अगर ये वेट है होगा ग्राम्स में, ये तो हो गया ना केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम ग्राम्स में लेंगे तो हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और अगर हमने वेट निकालना है सल्यूट का तो ये आ जाएगा एम बी को हम इधर ले आएंगे और ये आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इस तरह से हम मालिक्यूलर वेट, अगर बाकी चीज़ें दी हुई होंगी तो मालिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम इसको ड्राइव कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन से भी। देखो कैसे करेंगे हम, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे, डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हमें पता है कि ये कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब हो गया डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इधर एक कांस्टेंट लगा देंगे, ये आ जाएगा एक्स बी। तो इज इक्वल टू के एक्स बी होता है एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो एन बी जो है वो बहुत कम है एन ए के मुकाबले में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट के मुकाबले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बहुत कम है। हेंस ये हम क्या करेंगे, निगलेक्ट, डिनोमिनेटर में हम इनको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड इन डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू के एन बी डिवाइडेड बाई एन ए इज इक्वल टू मोल ऑफ द बी कितने आ जाएंगे, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। तो ये आ जाएगा डेल्टा टी बी हमारे पास आ जाएगा के डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी मल्टीप्लाइड बाई एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, इसके बराबर। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे डब्ल्यू बी एम बी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, इसको हम फिर लिख सकते हैं एन बी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये मोल्स हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इसको अगर हम इस साइड लाएंगे के इंटू एम ए एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गई मोलैलिटी, मोलैलिटी। और ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के और एम ए को हम मिला देंगे, ये बन जाएगा के बी एम, ये हो गई मोलैलिटी। तो एक और कांस्टेंट आ गया हमारे पास के बी, के बी फिर आ गया हमारे पास एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है के मल्टीप्लाइड बाई एम में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर। तो यहाँ से भी हम इसकी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी कैसे लिया, मोल फ्रैक्शन लिया हमने, मोल फ्रैक्शन या ली हमने मोलैलिटी। ये क्यों ली, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स।
इसलिए लिए हमने टर्म्स। हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यह आ जाएगा के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एल वी। तो हमें पता है कि एल वी किसके बराबर होता है, यह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर। अगर हम ये वैल्यू एल वी की जगह इधर लगा दें इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा हमारे पास के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर। तो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच। यह है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इस इधर से भी हम इसको निकाल सकते हैं, के बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें देखेंगे आर क्या, टी बी क्या है हमारे पास, टी बी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एल वी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपर क्या है, यह है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एम ए क्या है इसमें, एम ए यह है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट या मोलर मास जिसको हम बोले, मॉलिक्यूलर मास या वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और आर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अगर देखेंगे हम, गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है 8.314 किलो जोल, जोल पर केल्विन पर मोल। अगर ये कब होगी, अगर इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, या फिर लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन इन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट किस में होगी, आर इन जूल्स, आर इन जूल्स। लेकिन आर की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। ये उस सूरत में होगी इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आर डेल्टा एच भी लेटेंट हीट है, लेकिन ये मोल्स में है, ये वो पर ग्राम में है। वेपराइजेशन आर इन कैलोरीज, कैलोरीज में होगी तो फिर 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल होगा। अगर गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है जोल में होगी तो 8.314 जोल पर केल्विन पर मोल होगी। अब हम ये इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल,
Calculate the molar elevation constant of water, it being given that its latent heat of vaporization is 2.257 किलोजूल पर ग्राम। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास KB जो है वो किसके बराबर है, KB इज इक्वल टू RTB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर हम देखें गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हम ले जाएंगे 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर, हम इसका कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 273 केल्विन। टेम्परेचर ले जाएंगे और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है 2.257। तो ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा। अगर हम इसको देखेंगे किलो जूल से हम जूल में लाना है तो इधर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा ये 1000 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा 0.512 केल्विन पर केजी, केल्विन पर केजी पर मोल। तो हमें पता है कि 2 पॉइंट यहाँ पर क्या था, ये 2.257 ये वैल्यू जो है कितनी है 2.257, ये था किलो जूल में। अगर हमने इसको जूल में करना मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू आ जाएगा, अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।